हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंह गाठिया और आज हम आपकी इतिहास की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। तो बात करते हैं लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ भी चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम कौन कौन से हैं? सिंचाई। तो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। स्टार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। तो ये सब हमें भरने हैं कि राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए, वे किसानों से कर लेते हैं और लोगों द्वारा परिश्रम किया जाता है, वगैरह वगैरह। इनको अपन सेट करेंगे जब प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए, तो गांवों में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूवासियों को वेल्लला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। यह न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इन्हें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे इनमें। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे और जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। नगर क्या कहती है? कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन गया। एक निर्धन की चतुराई। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर वह एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली उसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक के पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुग कर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसने कहा कि उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है।
यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी बिक न जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। तो देखिएगा, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि आपने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। इस तरह के वलयकूप जो है, महलों, बाजारों और आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों का छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हो। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पतनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 में भरूच ढूंढो, जो कि पृष्ठ 105 पर है। अब इसके द्वारा दिए गए वर्णन को भी पढ़ेंगे। देखिए आगे, सिक्के। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में आपने देखा कि किस तरह सिक्कों पर आधारित संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग में हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी और तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर यानी चोट कर बनाया जाता था और इसलिए इनको आहत सिक्का जो है वो कहा जाता था। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, मानचित्र 7 में प्रश्न नंबर 105 आपकी पाठ्यपुस्तक में 105 नंबर पेज पर जाकर के देखिएगा। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी और बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर महाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी तथा दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना और तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिका मेंढू। मानचित्र 7 105 नंबर पेज में अरिका मेंढू ढूंढो। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेंढू एक पतन था।
जहां दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसी मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो अन्यंत्र कुछ जानकारी भी दी गई है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम PDF के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए जो प्रश्नोत्तर है हमारे देख लेते हैं। सबसे पहले खाली जगहों को भरें। तमिल के बड़े भूस्वामी को वेलल्ला कहते थे, ये हमने देखा। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय दास और मजदूरों द्वारा खेती की जाती थी और तमिल में हलवाहे को उणवार कहते थे। अधिकांश गृहपति स्वतंत्र और छोटे भूस्वामी होते थे। ग्राम भोजकों के काम बताइए, वे शक्तिशाली क्यों थे। देखिए, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। गांवों और शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। तो बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनहार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव और शहर दोनों जगह रहते थे। सही जवाब ढूंढो। देखिए, वलेकूप का उपयोग कहाँ होता था। तो वलेकूप आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वलेकूप के लिए पहले का क का आंसर दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन, जल निकास के लिए किया जाता था। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, जल निकास के लिए। आहत सिक्के हमने देखा कि चांदी के सिक्के होते थे। मथुरा क्या है, महत्वपूर्ण गांव है, पतन है या धार्मिक केंद्र है। तो धार्मिक केंद्र है, ये हमें पता है। श्रेणी जो है शासकों, शिल्पकारों, कृषकों, पशुपालकों का संघ होता है। तो श्रेणी जो है वो शिल्पकारों को श्रेणी कहते थे। चलिए, पृष्ठ 87 पर दिखाए गए लोहे के औजारों के लिए कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे, अन्य औजार किस काम में आते होंगे, वगैरह वगैरह, ये प्रश्न दिया गया है। तो खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार कुल्हाड़ी और हंसिया वहाँ पर लिखा गया था, इसलिए हम यही लिखेंगे। और किसी वस्तु को बिना छुए हुए पकड़ने के लिए संडसी का प्रयोग किया होगा, ये संडसी है जो। चलिए आगे बात करते हैं। अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई देता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे शहर में जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। इसी तरह की जल निकास व्यवस्था को हमारे पढ़े गए शहरों में भी अपनाया गया था। ये दोनों व्यवस्थाएं अनेक प्रकार से समान थी, लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं में केवल एक ही अंतर था कि हमारी व्यवस्था आधुनिक है जबकि वह व्यवस्था प्राचीन थी। प्राचीन जल निकास व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फैंस का प्रयोग किया जाता था जो लंबे समय तक काम नहीं कर सकती थी, लेकिन आज की व्यवस्था मजबूत चीज़ों से तैयार की गई है और लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। चलिए ये चीज़ हमने कर ली। अब आगे कुछ करके देखने वाले प्रश्न हैं और ये कुछ खास है नहीं, तो ये आप खुद देख लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हमारा जो अध्याय है वो पूरा होता है और अगले अध्याय के लिए मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।